हेलो दोस्तों, नमस्कार। अभी की सबसे बड़ी खबर आ रही है, जहां ना वित्तीय मदद ना प्रोटोकॉल, चीन पर भड़की बांग्लादेशी पीएम शेख हसीना दौरा बीच में ही खत्म करके वापस लौटी ढाका। जी हां, बहुत बड़ी खबर दोस्तों, बताएंगे आपको आखिर इतनी बड़ी तौहीन हुई है बांग्लादेशी पीएम शेख हसीना की, तो वहीं क्या वाकई में कमला हैरिस ने राहुल गांधी को घुमाया फोन, और अगर हाँ तो फिर क्या रहा कारण, अमेरिकी चुनाव से पहले क्यों मची है हलचल दोस्तों, तो वहीं बताएंगे। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल को दिल्ली के एलजी जैसी शक्तियां, केंद्र के बड़े फैसले से विधानसभा चुनाव की आहट, तो वहीं एक बार फिर अमेरिका फूट डालो और राज करो की नीति अपनाने लगा। भारत को लेकर भारत और रशिया के बीच रिश्ता कमजोर बनाने पर दिया है बड़ा बयान दोस्तों। सारी जानकारियां बताएंगे, बस आप वीडियो के अंत तक बने रहेगा। और खबरों में आगे बढ़ने से पहले अपने देश भारत का पुरजोर समर्थन करते हैं तो इस वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद अवश्य कहिएगा। तो बात करें पहली बड़ी खबर की, जहां चीन पर भड़की बांग्लादेशी पीएम शेख हसीना दौरा बीच में ही खत्म करके लौट गई ढाका। जी हां, ना ही कोई वित्तीय मदद दी गई, ना ही कोई प्रोटोकॉल दिया गया दोस्तों। बता दें, बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने चौंकाने वाले कदम उठाते हुए चीन के अपने दौरे को बीच में ही खत्म कर दिया। बीजिंग की अपनी यात्रा को छोटा करते हुए वो ढाका लौट आई। माना जा रहा है कि बांग्लादेश को चीन से कोई खास फायदा न मिलने की स्थिति में उन्होंने गुस्से में ये कदम उठाया। शेख हसीना को प्रस्तावित दौरे के हिसाब से गुरुवार को बीजिंग से लौटना था। उन्होंने अपनी यात्रा एक दिन कम कर दी और बुधवार को ही वापस लौट गई। आखिर दिन के बीजिंग में तय कार्यक्रम उन्होंने रद्द कर दिया। जी हां, ईटी की रिपोर्ट के मुताबिक हसीना चीन द्वारा वित्तीय सहायता और उचित प्रोटोकॉल देने के अपने वादे को पूरा न करने से नाराज है। मामले की जानकारी रखने वाले लोगों ने बताया है कि चीन ने यात्रा से पहले ढाका को $5 अरब की ऋण सहायता देने का वादा किया था, लेकिन बाद में उसने केवल $100 मिलियन के पैकेज देने की ही बात कही। हसीना को राष्ट्रपति जिनपिंग के साथ एक लंबी बैठक की उम्मीद थी, लेकिन चीनी राष्ट्रपति ने उनसे बहुत छोटी मुलाकात की। चीनी पीएम को उनके प्रमुख वार्ताकार के रूप में छोड़ दिया गया और विदेश मंत्री वांग यी ने उनसे मुलाकात ही नहीं की। इसने हसीना को नाराज कर दिया और वो अपने देश लौट आई। तो वहीं बता दें, माना यह जा रहा है कि शेख हसीना की बहुत बड़ी तौहीन हुई है, क्योंकि उनको प्रोटोकॉल में नहीं रखा गया। उनको हर तरीके से बिना प्रोटोकॉल के, बिना किसी सुरक्षा के छोड़ दिया गया। ऐसे में अगर आप भी मानते हैं कि चाइना सिर्फ उसकी ही जी हजूरी करता है जिससे उसको फायदा होता है, और जिससे फायदा नहीं होता उसकी तरफ देखता तक नहीं, तो अपनी राय अवश्य दीजिएगा। तो वहीं आपको बता दें, क्या कमला हैरिस ने राहुल गांधी को घुमाया फोन, क्या है इसकी सच्चाई, अमेरिकी चुनाव से पहले क्यों मच गई हलचल। बता दें, अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव होने वाला है। पूरी दुनिया की निगाहें उधर टिकी हुई हैं। एक तरफ जो बाइडेन है तो वहीं दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप है। इस बार बाइडेन की उम्र और उनके याददाश्त अमेरिका में बड़ा मुद्दा बना हुआ है। ऐसे में जानकार ट्रंप को बढ़ते देख रहे हैं। हालांकि अभी भी चुनाव में कुछ महीने बचे हैं। ट्रंप और बाइडेन दोनों की पार्टियों के अंदर भी कैंडिडेट को लेकर घमासान जारी है। वैसे रिपब्लिकन तो ट्रंप के नाम की मुहर लगा चुके हैं, लेकिन कुछ डेमोक्रेट्स उपराष्ट्रपति कमला हैरिस के नाम को भी आगे बढ़ने में लगे हैं। इसी बीच एक खबर अचानक तैर रही है कि कमला हैरिस ने राहुल गांधी को फोन लगाया है। असल में भारतीय मीडिया रिपोर्ट्स में अचानक ये बात सामने आई कि कमला हैरिस ने राहुल गांधी को फोन किया। ये भी दावा किया गया कि राहुल गांधी ने नेता विपक्ष बनने और राष्ट्रपति चुनाव में अपनी दावेदारी के संबंध में कमला की राहुल से हुई बात। लेकिन दोस्तों, अब इस बात की सच्चाई सामने आ गई है कि कमला हैरिस ने राहुल गांधी को फोन नहीं किया है। जी हाँ, यूएस वीपी के कार्यालय ने साफ कहा है कि ऐसी कोई भी बातचीत नहीं हुई है। अमेरिकी उपराष्ट्रपति के कार्यालय के अनुसार यह खबर गलत है। कमला हैरिस ने राहुल गांधी से बात नहीं की है। साथ ही अमेरिका की कुछ रिपोर्ट्स में भी ऐसी बात बताई गई है। इधर जैसे ही अफवाह फैली, तैसे ही सोशल मीडिया पर भी राहुल कमला की टेलीफोनिक बातचीत की चर्चा शुरू हो गई। हालांकि प्रतिक्रिया में कांग्रेस ने अब तक इस खबर की ना तो कोई पुष्टि की और ना ही खंडन किया है, इसीलिए शंका और भी ज्यादा बढ़ गई। लेकिन अब खुद अमेरिकी उपराष्ट्रपति कार्यालय ने इसका खंडन कर दिया और बता दिया है कि राहुल गांधी के साथ कोई बातचीत नहीं हुई। कमला हैरिस ने किसी राहुल गांधी को फोन नहीं किया। दोस्तों, ऐसे में सोचने वाली बात भी यही है कि आखिर कमला हैरिस राहुल गांधी को फोन करेगी भी तो करेगी क्यों। तो वहीं आपको बता दें, जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल को दिल्ली एलजी जैसी मिलेंगी शक्तियां, केंद्र के बड़े फैसले से विधानसभा चुनाव की आहट की खबर। आपको बता दें, जम्मू कश्मीर में संभावित विधानसभा चुनावों से पहले केंद्रीय गृह मंत्रालय ने उपराज्यपाल को अधिक पावर देने के लिए जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम में संशोधन किया। मंत्रालय ने जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 की धारा 55 के तहत संशोधित नियमों को अधिसूचित किया है। इसमें एलजी को अधिक शक्ति देने वाली नई धाराएं शामिल की गई हैं। अब जम्मू कश्मीर में भी दिल्ली की तरह राज्य सरकार को अफसरों की ट्रांसफर पोस्टिंग के लिए पहले उपराज्यपाल से मंजूरी लेनी होगी। जम्मू कश्मीर में इसी साल सितंबर में विधानसभा चुनाव होने के आसार हैं। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को 30 सितंबर 2024 से पहले जम्मू और कश्मीर विधानसभा चुनाव के लिए चुनाव कराने का आदेश दिया है। इन परिस्थितियों में उपराज्यपाल की
प्रशासनिक शक्तियां बढ़ाने को लेकर केंद्र सरकार का फैसला बेहद अहम माना जा रहा है, क्योंकि केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में किसी भी पार्टी की सरकार बनने के बावजूद अहम फैसले लेने की शक्तियां उपराज्यपाल यानी एलजी के पास ही रहेंगी। तो वहीं बता दें, डोभाल ने अपने अमेरिकी समकक्ष सुलीवन से फोन पर की बातचीत, क्वाड और भारत अमेरिका संबंधों पर हुई चर्चा। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की रूस यात्रा के बाद भारत अमेरिका संबंधों में असहजता के कुछ संकेतों के बीच राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल ने शुक्रवार को अपने अमेरिकी समकक्ष जैक सुलीवन के साथ फोन पर बातचीत की। विदेश मंत्रालय ने बताया है कि डोभाल और जैक सुलीवन ने शांति और सुरक्षा की दिशा में वैश्विक चुनौतियों से निपटने और भारत अमेरिका व्यापक वैश्विक रणनीतिक साझेदारी को और ज्यादा विस्तार देने के लिए सामूहिक रूप से काम करने की आवश्यकता दोहराई है। उन्होंने बताया कि दोनों देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार साझा मूल्यों और समान रणनीतिक और सुरक्षा हितों पर आधारित भारत अमेरिकी संबंधों को आगे बढ़ाने के लिए मिलकर काम करने पर सहमत हुए हैं। ये तो रही अजित डोभाल और सुलीवन के बीच बात, लेकिन आपको बता दें, वॉशिंगटन डीसी से जैक सुलीवन का एक बहुत बड़ा बयान आया है दोस्तों, जिसमें वो कहते नजर आ रहे हैं कि रशिया सप्ताह के किसी भी दिन भारत के बजाय चीन का पक्ष लेगा। जी हां, अमेरिका फूट डालो और राज करो की नीति अपना रहा है। इस बयान से क्लियर दिखाई दे रहा है पुतिन एक त्रिपक्षीय शांति समझौते पर काम कर रहे हैं। रशिया, भारत, चीन भविष्य एशियाई और यूरेशियाई हैं, रोते रहो, ये कहना है जैक सुलीवन का। ऐसे में दोस्तों, रशिया और भारत के बीच दरार पैदा करने की कोशिश में लगा हुआ है अमेरिका, जो इस प्रकार के बयान दे रहा है कि आने वाले समय में किसी भी सप्ताह में किसी भी दिन भारत के बजाय चीन का पक्ष लेगा रशिया। ऐसे में आप क्या जवाब देना चाहेंगे अमेरिका को, जो अपनी पहले की नीति छोड़ता नजर नहीं आ रहा, आज भी फूट डालो और राज करो की नीति अपना रहा है अमेरिका। जी हां, नेक्स्ट खबर आपको बता दें, अमेरिकी राजदूत की टिप्पणी पर भड़के एक्सपर्ट, कहा भारत को सिखाने की कोई जरूरत नहीं, ये लहजा धमकी वाला है तुम्हारा। दरअसल भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की हालिया रूस यात्रा पर अमेरिकी राजदूत एडी गारसेटी के बयान को एक्सपर्ट ने धमकी भरा माना है। कई देशों में भारत के राजदूत रहे कमल सिब्बल का मानना है कि गारसेटी की टिप्पणी में धमकी भरा स्वर था। साथ ही उन्होंने कई उन महत्वपूर्ण पहलुओं को भी उजागर किया जिन्हें अमेरिकी राजनयिक को नजरअंदाज कर दिया गया। गुरुवार को डिफेंस कॉन्क्लेव को संबोधित करते हुए अमेरिकी राजदूत एडी गारसेटी ने कहा है कि भारत अपनी रणनीतिक आजादी को पसंद करता है, लेकिन जंग के मैदान में इसका कोई मतलब नहीं है। अब दुनिया आपस में जुड़ी हुई है, इसीलिए हमें न सिर्फ शांति के लिए खड़ा होना होगा, बल्कि अशांति पैदा करने वाले देशों पर भी कार्रवाई करनी होगी। फर्स्ट पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक कंवल ने कहा कि अमेरिका हमेशा से ही दोहरा रवैया अपनाता रहा है और एक बार फिर से यह दिख रहा है। उन्होंने एक्स पर लिखा कि गारसेटी का अंदाज धमकी भरा है, रशिया के प्रति अमेरिका की नीति भू राजनीतिक पर आधारित है। तो दोस्तों, वहीं आपको बता दें, नेपाल में फिर बदलेगी सत्ता, केपी शर्मा ओली ने नई सरकार बनाने का ठोका दावा। बता दें, नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने नई सरकार बनाने का दावा पेश किया है। उन्होंने पुष्प कमल दहल प्रचंड के संसद में विश्वास मत हारने के बाद राष्ट्रपति के सामने 166 सांसदों के समर्थन का दावा किया है। इनमें उनकी खुद की पार्टी यूएमएल के 78 और नेपाली कांग्रेस के 88 सांसद शामिल हैं। 2008 में नेपाल की 239 साल पुरानी राजशाही के खात्मे के बाद से देश ने महत्वपूर्ण राजनीतिक अस्थिरता से गुजर रहा है। पिछले 15 सालों में 14 सरकारें बनी है। केपी ओली के नेतृत्व में बनने वाली संभावित सरकार इस अवधि के दौरान की 14वीं सरकार होगी। केपी शर्मा ओली 2 बार प्रधानमंत्री रह चुके हैं। अब अगर नई सरकार का गठन होता है तो केपी शर्मा ओली तीसरा टर्म होगा। दोस्तों, इतिहास गवाह है कि जिस भी देश में धड़ाधड़ समय से पहले सरकारें बदलती है, वो देश कभी भी प्रगति नहीं करता, उल्टा वो गर्त में चला जाता है। आप एग्जाम्पल ले सकते हैं पाकिस्तान का। ऐसे में नेपाल में भी अब यही होता नजर आ रहा है, क्योंकि नेपाल भारत के साथ कटता दिखाई दे रहा है और चीन के साथ उसकी नजदीकियां लगातार बढ़ती जा रही हैं। ऐसे में नेपाल के लिए भला यही होगा कि वो भारत के साथ जुड़कर रहे तो ही बेहतर है। तो वहीं दोस्तों, आप लोग क्या सलाह देना चाहेंगे नेपाली पीएम नेपाल को, बताइएगा जरूर कमेंट में। तो वहीं बता दें, इमरान खान को लेकर बड़ी खबर, जेल से बाहर आएंगे पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान। इद्दत मामले में कोर्ट ने कर दिया इमरान को बरी। जी हां, पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान और उनकी पत्नी बुशरा बीवी को इद्दत मामले में बरी कर दिया गया है। इस्लामाबाद जिला कोर्ट ने उनकी रिहाई का आदेश सुनाया है। पाकिस्तानी न्यूज वेबसाइट डॉन की रिपोर्ट के अनुसार इमरान खान ने लगभग अपना 1 साल अलग अलग मामलों की वजह से जेल में बिताया है। इमरान खान और उनकी बीवी बुशरा खान को फरवरी 2024 में पाकिस्तान आम चुनाव से कुछ दिन पहले 7 साल की सजा सुनाई गई थी। राइटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक इमरान खान अभी जेल में ही बंद रहेंगे, क्योंकि इसी सप्ताह एक अदालत ने मई 2023 में समर्थकों की ओर से दंगा भड़काने के आरोपों को लेकर उनकी जमानत रद्द कर दी थी। इस मामले की सुनवाई करते हुए पाकिस्तान की एक आतंकवाद रोधी कोर्ट ने कहा था कि पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की हरकतें एक आतंकवादी के समान थी। तो दोस्तों, वहीं आपको बता दें, पाकिस्तान की लाचारी पर
IMF को आया तरस, दिया इतने बिलियन का कर्ज की चुकाने में छूट जाएंगे पाकिस्तान के पसीने। जी हां, पाकिस्तान को आखिरकार IMF से लोन मिलने की गारंटी मिल ही गई। शनिवार को IMF की तरफ से जारी बयान में कहा गया है कि वो पाकिस्तान को उसकी आवश्यकता के अनुसार मदद करने के लिए तैयार हैं। IMF ने कहा है कि पाकिस्तान को आर्थिक रूप से मजबूत और अधिक व्यापक बनाने के लिए इस पैकेज की आवश्यकता है। इससे पाकिस्तान में आर्थिक समावेशी और लचीले विकास की संभावना बनेगी, जो कि एक बेहतर पाकिस्तान के लिए जरूरी है। पाकिस्तान ने लंबे समय तक कुप्रबंधन का सामना किया है। कोविड-19, यूक्रेन युद्ध और हर साल आने वाली बाढ़ के कारण पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था लंबे समय से कुचक्र में फंसी हुई है। इस कुचक्र से निकलने के लिए पाकिस्तान की शहबाज सरकार पिछले साल जून में IMF के दरवाजे पर पहुंची थी, जिसके बाद IMF ने कई प्रकार के सुधारों की लिस्ट थमा दी थी, जिसे पूरा करने के बाद ही बेल आउट पैकेज मिलने की संभावना थी। पाकिस्तान ने अपने बजट में कई तरह के सुधारों के प्रयास किए और लोगों के ऊपर टैक्स लगाकर IMF को मनाने की कोशिश की थी। तो दोस्तों, वहीं आपको बता दें, अमेरिका में तिब्बत से जुड़े विधेयक को बाइडेन ने दे दी मंजूरी। जिनपिंग के विरोध का नहीं पड़ा कोई भी असर, क्या टूट जाएगा चाइना? बता दें, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने चीन के विरोध के बावजूद एक विधेयक पर हस्ताक्षर किया है, जो तिब्बत के लिए अमेरिका के समर्थन को बढ़ाता है। इसके साथ ही तिब्बत की स्थिति और शासन पर विवाद के शांतिपूर्ण समाधान के लिए चीन और दलाई लामा के बीच बातचीत को बढ़ावा देता है। चीन ने रिजॉल्व तिब्बत एक्ट का विरोध किया था और इसे एक अस्थिरता पैदा करने वाला एक्ट बताया था। फरवरी में प्रतिनिधि सभा की ओर से इस अधिनियम को पारित किया गया था और मई में सीनेट ने इसे मंजूरी दे दी। अमेरिका का कहना है कि तिब्बत पर चल रहे चीन के कब्जे को शांतिपूर्ण ढंग से हल किया जाना चाहिए। बाइडेन ने शुक्रवार देर रात एक बयान में कहा कि आज मैंने कानून S-138 तिब्बत चीन विवाद के समाधान को बढ़ावा देना अधिनियम पर हस्ताक्षर किया है। मैं तिब्बतियों के मानवाधिकारों को आगे बढ़ाने और उनकी विशिष्ट भाषाई, सांस्कृतिक और धार्मिक विरासत को संरक्षित करने के प्रयासों का समर्थन करने के लिए कांग्रेस की द्विदलीय प्रतिबद्धता को साझा करता हूं। ऐसे में अब देखना यह होगा कि चाइना का क्या रिएक्शन होने वाला है, लेकिन चाइना वाकई में टूट जाएगा और बौखलाते हुए हो सकता है वो कोई सवाल जवाब भी कर बैठे। तो दोस्तों, वहीं आपको बता दें, शेल कंपनियों का सहारा, भारतीय बंदरगाहों से दूरी, परमाणु कार्यक्रम पर चीन पाकिस्तान की 60 गांठ का हुआ बड़ा खुलासा। जी हां, चीन और पाकिस्तान का परमाणु गठजोड़ का एक बार फिर खुलासा हुआ है। चीन की ओर से पाकिस्तान को उसके परमाणु और मिसाइल कार्यक्रम के लिए लगातार मदद मिल रही है। अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबद्धताओं का उल्लंघन करते हुए बीजिंग की ओर से पाकिस्तान को गुप्त सहायता दी जा रही है। बीते 4 वर्षों में ही भारतीय खुफिया एजेंसियों ने पाकिस्तान को आपूर्ति के लिए यूरोप और अमेरिका से चीनी संस्थाओं द्वारा खरीदी गई दोहरे उपयोग वाली वस्तुओं की कम से कम आधा दर्जन खेपों को रोका है या ट्रैक किया है। भारतीय और मित्रवत खुफिया एजेंसियों की जांच में निष्कर्ष निकला है कि पाकिस्तान को चीन की सहायता न केवल उपकरणों को सोर्सिंग के तौर पर बल्कि तकनीक और सर्विस के रूप में भी है। जी हां, तो वहीं बता दें, अफगानिस्तान बना टीटीपी आतंकियों का गढ़, पाकिस्तान के सुर में संयुक्त राष्ट्र ने मिलाया सुर। यूनाइटेड नेशन की रिपोर्ट में तालिबान पर बहुत बड़ा खुलासा। जी हां, संयुक्त राष्ट्र की एक नई रिपोर्ट ने अफगानिस्तान में आतंकवाद और तालिबान को लेकर बड़ा खुलासा किया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि तहरीके तालिबान पाकिस्तान अफगानिस्तान में सबसे बड़ा आतंकी समूह है। पाकिस्तान में यह हमले करवा रहा है, जिसे तालिबान शासकों से समर्थन मिल रहा है। संयुक्त राष्ट्र प्रतिबंध निगरानी टीम ने बुधवार देर रात रिपोर्ट जारी की है। हाल के हफ्तों में पाकिस्तानी सुरक्षा बलों और नागरिकों के खिलाफ टीटीपी आतंकियों का हमला बढ़ा है। इनमें सैकड़ों लोग मारे गए। तो वहीं डिप्टी गवर्नर RBI का बड़ा बयान, कहा अगले 7 साल में दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन सकता है भारत। जी हां, भारत 2031 तक दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने के लिए हमें केवल 2060 तक का समय लगेगा, ये कहना है RBI के डिप्टी गवर्नर माइकल देवव्रत पात्रा का। मसूरी में भारतीय प्रशासनिक सेवा के प्रशिक्षु अधिकारियों को संबोधित करते हुए पात्रा ने कहा कि ये कल्पना करना संभव है कि भारत अगले दशक की शुरुआत में ही दुनिया की दूसरी अर्थव्यवस्था बन सकता है। इसके लिए हमें 2048 तक का इंतजार करने की आवश्यकता नहीं है। पात्रा ने कहा कि भारत दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने के लिए 2060 तक का समय लगेगा। ऐसे में क्या मोदी जी के नेतृत्व में अपना भारत दूसरा सबसे बड़ा अर्थव्यवस्था बन पाएगा? दोस्तों, क्या कहते हैं आप लोग? इस पर अपनी राय अवश्य दीजिएगा। तो वहीं बता दें, अयोध्या के बाद बद्रीनाथ भी हार गई। बीजेपी पुरोहितों की नाराजगी या फिर विकास प्रोजेक्ट्स पड़ गए भारी। बता दें, उपचुनावों में भारतीय जनता पार्टी को बड़ा झटका लगा है। उसे कई अहम सीटों पर हार का सामना करना पड़ा है। इसमें सबसे करारी हार उत्तराखंड की बद्रीनाथ सीट पर मानी जा रही है। बद्रीनाथ 4 धाम में आता है और विभिन्न पौराणिक स्थलों पर विकास कार्य के बावजूद मिल रही हार भारतीय जनता पार्टी के लिए चिंता का विषय बनता जा रहा है। दोस्तों, गौरतलब है कि हालिया लोकसभा चुनाव में भाजपा को अयोध्या में हार का सामना करना पड़ा था। भगवान श्री राम जी की जन्मस्थली पर भाजपा की हार के बारे में किसी ने कल्पना भी नहीं की थी कि वो वहां
वहाँ से हार जाएंगे। सिर्फ इतना ही नहीं, अयोध्या से सटे बस्ती के साथ राम वन गमन पथ पर आने वाले प्रयागराज, चित्रकूट, नासिक और रामेश्वरम की सीटें भी उससे गंवानी पड़ गई। अब कुछ ऐसा ही हाल बद्रीनाथ में भी हुआ है। इसके बाद सवाल ये उठ रहा है कि क्या भाजपा सरकार धार्मिक स्थलों का विकास करने के बावजूद स्थानीय वोटरों को लुभाने में विफल हो रही है क्या? दोस्तों, हम लोग आपसे ये जवाब चाहेंगे, इन सवालों के जवाब आप लोग जरूर दीजिएगा। आखिर जहां पर धर्म स्थल है, धार्मिक स्थलों पर भारतीय जनता पार्टी चुनाव क्यों हार रही है? दोस्तों, क्या ऐसा पॉसिबल हो सकता है? आखिर वहां की जनता क्या चाह रही है? क्या भारतीय जनता पार्टी उन स्थलों पर विकास कार्य बिल्कुल नहीं करवा पाई? आखिर क्या है वहां की जनता के मन में? आपको क्या लगता है दोस्तों, क्यों हार रही है? बीच में बताना मत भूलिएगा। बहरहाल ये थी अभी की सारी बड़ी खबरें। आपको खबर कैसी लगी अवश्य बताइएगा कमेंट में, और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद अवश्य कह दीजिएगा। मिलते हैं अगली बड़ी खबर में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।